कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पादप प्रजनन की क्रियाएं, जिसमें हम पादप प्रजनन की जो कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 क्रिया होती है विविधता का उत्पादन, जिसमें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता होती है। विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में सुधार करना असंभव होता है। विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। अब देखिए, सबसे पहले विविधता का उत्पादन क्या कहना चाह रहा है कि यदि हमें फसल में सुधार करना है तो उसके लिए विविधता जो होती है, वेरिएशन, विविधता को कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन एक मूलभूत आवश्यकता होती है। यदि वेरिएशन नहीं होगा तो उस समय किसी भी फसल में सुधार हम नहीं कर पाएंगे, असंभव होगा। और यदि विविधता करनी है तो उसको निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। देखिए यहाँ पर नंबर 1 है ग्रामीण। आप विविधता को यहाँ पर नंबर 1 है ग्रामीण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोमेस्टिकेशन। क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर समझते हैं मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्रामीण कहते हैं। समझिए आप इस बात को कि यदि मनुष्य जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उसका प्रयोग कर रहा है तो उसको उगाने को, खेती करने को, उस फसल को उगाने को क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। ग्रामीण क्या है? पादप प्रजनन की, प्लांट प्रोपोगेशन की एक हिस्ट्री की प्रथम अवस्था है। यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह पादप प्रजनन के इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। यदि ग्रामीण होगा ये तभी पादप प्रजनन हो पाएगा, यदि ये नहीं होगा तो इसके बाद पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। नंबर 2 देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है नंबर 2, जनन द्रव्य संग्रह, जर्मोप्लास्ट कलेक्शन। इसमें क्या होता है समझते हैं इस बात को कि फसल प्रजातियों तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य के पूरे समूह उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है या जनन द्रव्य कहते हैं। क्या होता है कि फसल प्रजातियां तथा उसके जंगली संबंधियों, यानी कि जंगली जितनी भी स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, उसमें उपस्थित आनुवंशिक द्रव्य के जो आनुवंशिक द्रव्य है उसका पूरा समूह उस प्रजाति का क्या कहलाता है? जर्मोप्लाज्म या जनन द्रव्य सलेक्शन कहलाता है या जनन द्रव्य कहा जाता है। अगला है नंबर 3। नंबर 3 क्या है? पादप पूर्व स्थापन। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें होता है किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर जहां वह पहले पाई या उगाई नहीं जाती हो को ले जाकर उगाना पादप पूर्व स्थापन कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं इंग्लिश में? तो किसी प्रजाति है या कोई किस्म है, यदि वो किसी स्थान पर नहीं उग रही है तो हम क्या कर रहे हैं, उस स्थान पर जहाँ पर कोई प्रजाति है या स्पीसीज है वो वहाँ पर नहीं उग रही है तो हम उसको वहाँ पर ले जाकर उगा रहे हैं, तो उस उगाने को या ले जाकर वहाँ पर उसका उत्पादन करने को क्या कहते हैं? पादप पूर्व स्थापन कहते हैं। नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण क्या होता है कि भिन्न भिन्न गुणों वाले या भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में परस्पर संकरण की क्रिया द्वारा उत्पन्न उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। क्या कहते हैं कि विभिन्न अनेक प्रकार के अलग अलग टाइप के गुण वाले पादपों में क्या करते हैं? परस्पर संकरण करते हैं, यानी कि उनमें क्रॉस करवाते हैं। तो उस क्रॉस करने की क्रिया के द्वारा जो उन्नत किस्म हमें प्राप्त हो रही है, नई जो स्पीसीज बन के तैयार हो रही है, उसको क्या कहते हैं? उसका विकास किया जाता है, तो उसे कहते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगला है नंबर 5, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन क्या होता है कि किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई जीव है या उस जीव में क्या हो रहा है कि उसके सिम्टम्स, लक्षण में क्या हो रहा है कि एक झटके में, यानी कि आकस्मिक जल्द वंशानुगत परिवर्तन हो रहा है, आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहते हैं। आई होप यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मैं
कई बार पोस्ट डाल चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करना है आपको। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर आपको नोट्स की PDF मिलेगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि क्लास में आपको नोट्स बड़ी अच्छी तरह से क्वालिटी से दिख जाएंगे, तो नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। अगला है नंबर 6, बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। किसी स्पीशीज की कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न एवं अधिक होने की अवस्था को बहुगुणिता कहते हैं। यानी कि कोई स्पीशीज है, उसकी कायिक कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या यदि 2n से अलग है या फिर उससे अधिक है तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, बहुगुणिता कहते हैं। अगला है नंबर 7, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। इसमें क्या होता है कि आपको जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं के जीन संरचना में परिवर्तन करके तथा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों के उत्पादन को आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। समझते हैं, कोई जैविक कारक हो गया, जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसमें सूक्ष्म जीव, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के जीन जो होते हैं उनकी संरचनाओं में यदि परिवर्तन करके तथा उनके अवयव जो होते हैं उनको, अवयव यानी कि घटक, तो उनको नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं यदि हम, तो उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। समझ गए। अब आता है नंबर 3, हमने नंबर 2 पढ़ा ग्रामीण, ठीक है। नंबर 3 आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है कि यहाँ पर इवोल्यूशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला है वर्तमान किस्मों एवं विकसित लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है। यह तुलना कई स्थानों पर 2 से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षणों के माध्यम से की जाती हैं। अब देखिए, वर्तमान किस्म जो हैं और विकसित लाइनें जो हैं उनके निष्पादन यानी कि उनकी तुलना करके, यह तुलना कई स्थानों पर क्या होती है, 2 से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। मूल्यांकन आपको पता है एक तरीका है जो कि जिससे हम क्या करते हैं कि अच्छी स्पीशीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, वही है। अगला है गुणन। गुणन में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, तो विमोचित उन्नत किस्मों के बीजों का गुणन कई चरणों में किया जाता है। विमोचित यानी कि उचित, जो कि अच्छी किस्में होती हैं उनके बीजों या किस्मों का चयन कई चरणों में किया जाता है। फसल सुधार का समाज एवं देश को तभी लाभ मिल सकता है जब नई विकसित किस्म के बीजों को किसानों तक पहुँचे एवं उनको उपयोग में लाया जाए। ठीक है, ये हो गया गुणन। अगला आता है वितरण, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा या फिर बांटना। इसमें क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई क्रिया को वितरण कहते हैं। यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के बीजों को हम क्या कर रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो किसानों तक पहुंचाने के लिए हम जो क्रिया कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक पूरा बात समझ में आ गई, पादप प्रजनन की क्रिया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और अब आता है ग्राम्यन, डोमेस्टिकेशन जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, समझते हैं इस बात को। सबसे पहला फैक्टर आता है, ग्रामीण के कारण फसलों में विसरण या तो समाप्त हो जाता है या बहुत ही कम हो गया है। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में भी कमी आई है। सभी फसलों के दानों तथा आमद में वृद्धि हुई है। कहना क्या चाह रहा है कि ग्रामीण के कारण फसलों में विसरण यानी कि उनका क्या कहते हैं कि उनको अलग अलग जगह तक पहुंचाना, उनका बंटवारा करना, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उसी टाइप से, तो वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। तो अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो सभी फसलों के दानों तथा आमद में वृद्धि हुई, उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अब आता है ग्रामीण के दौरान वरण। क्या कहते हैं, ग्रामीण के दौरान वरण। इसको इंग्लिश में समझते हैं, बढ़िया, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, यानी कि हमें ग्रामीण के द्वारा क्या करना है कि सिलेक्शन करना है। तो
समझते हैं इस बात को। किसी भी समष्टि में क्या कह रहा है हमारा पॉइंट, कि किसी भी समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे उपस्थित होते हैं। इनमें भिन्नता प्राकृतिक कारकों अथवा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो इस आधार पर वर्ण को दो निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है प्राकृतिक वर्ण और नंबर 2 है कृत्रिम वर्ण। एक बार इस बात को वापस समझते हैं। ग्राम्यन के द्वारा वर्ण क्या कह रहा है कि किसी भी समष्टि में यानी कि किसी भी स्पीशीज या प्रजाति में विभिन्न जीन प्रारूप वाले ऐसे पौधे उपस्थित होते हैं जिनमें क्या होती है कि भिन्नता प्राकृतिक कारकों तथा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कैसे उत्पन्न हो रही है, इसी को यहाँ पर क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। तो दो भागों में एक तो आता है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण, और एक आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो कि कृत्रिम वर्ण। ठीक है, तो जब वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु, मृदा, जैविक कारक आदि होते हैं तो इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ण के जो फैक्टर्स हैं वो नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो जैसे जलवायु, मृदा, जैविक कारक, इनके द्वारा यदि वर्ण हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक वर्ण। और कृत्रिम या आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, मानव द्वारा किए जाने वाले वर्ण को यानी कि उसमें मानव के द्वारा जो हम अपना वर्ण कर रहे हैं या फिर सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस सिलेक्शन को कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण शब्द जो है इसका मतलब होता है चयन, सिलेक्शन। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आता है प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में अंतर। ये पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अभिलक्षण लिखना है, प्राकृतिक वर्ण लिखना है और कृत्रिम वर्ण लिखना है। 3 कॉलम तैयार करने हैं, आप मेरे साथ में लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ण का कारक प्राकृतिक वर्ण में क्या पढ़ा हमने, प्राकृतिक कारक होता है, और कृत्रिम वर्ण में हमने क्या पढ़ा, मानव क्रिया है। जनन समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा, और कृत्रिम वर्ण में क्या होता है कि केवल चयन किए गए जीन प्रारूपों द्वारा होता है सिलेक्शन। समष्टि अनुकूलन यानी कि उस प्राकृतिक समष्टियों में प्राकृतिक वर्ण यानी कि सिलेक्शन वातावरण में अनुकूलन क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम नेचुरल तरीके से सिलेक्शन करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होगा, अनुकूलन जो होता है वो बढ़ता है। और कृत्रिम वर्ण में आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। जो प्रजनन होता है उसमें यदि ऐसा हो रहा है तो अनुकूलन वहाँ पर बढ़ेगा। अगला है समष्टि में विविधता। समष्टि का मतलब जो हमारी संसार है उसमें तो अधिक विविधता होती है, या फिर समष्टि से समझ सकते हैं आप, जो चयन कर रहे हैं, वर्ण कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें विविधता। तो प्राकृतिक वर्ण में क्या होती है, अधिक विविधता होती है, और कृत्रिम में क्या होती है, कम विविधता होती है। अब आता है नंबर 2 जनन द्रव्य या जर्मप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य, देखिए आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, नहीं, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो मुझसे क्वेश्चन करना है। तो मैंने एक नया तरीका भी तैयार किया है, उस तरीके का नाम है हमारा संडे वार्ता। हम जो अभी ये संडे नहीं, अगले संडे जब आएगा तो आपके जो भी डाउट क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट्स पे बता देना। मैं उन डाउट क्वेश्चंस को क्या करूँगा कि एक उनकी पूरे डाउट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करके आपके जो भी डाउट है वो हम उन डाउट्स को हम संडे को क्लियर करेंगे। प्रत्येक संडे हमारा यही टारगेट रहेगा। ठीक है, अब आता है परिभाषा की बात। तो जनन द्रव्य क्या होता है कि पादप प्रजनन का उद्देश्य फसलों के जीन प्रारूपों को रूपांतरित करके यानी कि परिवर्तन कर रहे हैं मानव के लिए और अधिक उपयोगी बनाना। जीन प्रारूप में वांछित परिवर्तन के लिए वांछनीय जीन पादप प्रजनकों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। क्या कह रहा है समझिए, यदि हम प्लांट प्रोपोगेशन या पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है कि फसलों के जीन प्रारूपों को परिवर्तित करके मानव के लिए उनको और अधिक उपयोगी बनाना, तो यहीं पर जीन प्रारूपों में वांछित परिवर्तन जो होंगे वो वांछनीय जीन पादप प्रजनकों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। अगला है परिचय। तो परिचय में देखिए यहाँ पर किसी फसल की प्रजातियों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाए कि जनन द्रव्य की परिभाषा, तो लिखना है किसी फसल की प्रजातियों एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को क्या कहते हैं, उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं, जर्मोप्लाज्म। जनन द्रव्य को आनुवंशिकी का संसाधन भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित लाइनें जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 है देशी किस्में और नंबर 2 है
पुरानी अप्रचलित किस्में। देशी किस्मों में क्या होता है कि देशी किस्में वह होती है जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता है तथा लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जाती रही हैं, उन्हें देशी किस्में कहते हैं। और पुरानी या अप्रचलित किस्में क्या होती हैं, ये जूम कैसा हो गया, ये वापस कर दिया इसको। पुरानी अप्रचलित किस्में क्या होती है बच्चों कि पादप प्रजनक द्वारा यदि योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर रहे हैं हम किसी किस्म को जो कभी खेत के लिए उपयोग में ली जाती थी या इन किस्मों को वर्तमान में खेती के लिए नहीं उगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, पुरानी या अप्रचलित किस्में कहते हैं। समझ गए इस बात को। अब देखिए अगला तीसरा क्या है, खेती के उपयोग में आ रही किस्में। खेती के उपयोग में आ रही किस्में कौन कौन सी हैं, ये किस्में उपज गुणवत्ता आदि के लिए जीनी या जीनों का उत्तम स्रोत होती हैं। इन किस्मों को किसी क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के लिए विमोचित किया जाता है, यानी कि उनको उगाया जाता है, पादप पुनर्स्थापन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, खेती के उपयोग में आ रही किस्में। अगला है प्रजनन लाइनें, ब्रीडिंग लाइन्स जिसके कहते हैं। प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित लाइनें या समष्टियाँ होती हैं। नंबर 5 आता है जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी। इसमें क्या होता है कि किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई होती है, या फिर जंगली संबंधी शेष उन प्रजातियों को कहते हैं जो कि फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही होती हैं। ठीक है। अगला आता है नंबर 6 विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। ये क्या होता है सर, तो इसमें होता है कि इस समूह में उत्परिवर्ती लाइनें या क्रोमोसोमीय विपतन युक्त लाइनें, आनुवंशिक चिन्ह आदि शामिल होते हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर नोट किया है। अब आता है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। यहाँ पर जनन द्रव्य का वर्गीकरण 2 वर्गों में बांटा गया है। इससे नंबर 1 होता है कृष्य जनन द्रव्य यानी कि कल्टिवेटेड जर्मोप्लाज्म, और नंबर होता है वाइल्ड जर्मोप्लाज्म यानी कि जंगली जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य में क्या होता है कि खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां उसे कृष्य जनन द्रव्य या कल्टिवेटेड जर्मोप्लाज्म कहते हैं। नंबर 2 आता है जंगली जनन द्रव्य। इसमें क्या होता है कि जंगल में उगने वाली प्रजातियां होती हैं उसको जंगली जनन द्रव्य या वाइल्ड जर्मोप्लाज्म कहते हैं। अगला आता है उत्पत्ति स्थान के आधार पर जनन द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा गया है या भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 आता है देशी जनन द्रव्य जिसे इंडिजिनस जर्मोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है कि अपने ही देश में यदि उत्पन्न हो रहा है जनन द्रव्य तो उसे इंडिजिनस जर्मोप्लाज्म कहते हैं, और विदेशों में यदि उत्पन्न हो रहा है अन्य देशों में तो उसे कहेंगे विदेशी जनन द्रव्य या एक्सोटिक जर्मोप्लाज्म। ठीक है, ये हमने बात की थी आज की क्लास की। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जीन कोश के बारे में। जीन पूल क्या होता है, प्राथमिक जीन कोश किसे कहते हैं, द्वितीयक जीन कोश कैसे कहते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना है। मुझे क्लास में बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है रिस्पॉन्स। तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं हम नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।